आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संपूर्ण स्वदेशी परिवार पर। कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कोई भी देश जब स्वतंत्र होता है तब उस देश को स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ने, विकसित होने के लिए एक संविधान की आवश्यकता होती है। संविधान की बातों को धरातल पर उतारने के लिए बहुत सारे अधिनियमों की आवश्यकता पड़ती है। इन अधिनियमों में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम कौन सा होता है? कौन सा होना चाहिए? विश्व के सभी विकसित देशों ने कौन सा अधिनियम सबसे पहले बनाया? सरल भाषा में कहें तो एक नवनिर्मित स्वतंत्र देश को सबसे पहले कौन सा काम करना चाहिए? इसका सीधा उत्तर है अपने देश की मातृभाषा या अपने देश के बहुसंख्यकों भाषाई स्तर पर की मातृभाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा देना और उसे सभी स्थानों पर उपयोग करना। अब हमारे जैसे कुछ लोगों के मन में यदि यह प्रश्न उठे कि सबसे पहला काम अपनी मातृभाषा को राष्ट्रभाषा बनाना ही क्यों, और भी सैकड़ों विषय हैं। इसे एक छोटे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आकाश से एक युवा विद्वान व्यक्ति आ गया आपके देश में। इस व्यक्ति की विशेषता यह है कि यह व्यक्ति इस पृथ्वी का सबसे ज्ञानी, सबसे विद्वान, सबसे अधिक विवेकशील, सबसे अधिक वैज्ञानिक, सबसे बड़ा अभियंता, सबसे बड़ा चिकित्सक आदि है। विश्व की सारी पुस्तकें इसे कंठस्थ हैं। अब ऐसा परम विद्वान व्यक्ति जिस देश में हो वह देश विश्व का सबसे धनवान, सबसे शक्तिशाली देश क्यों नहीं बनेगा? यह बात हम क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए भारत एक देश है और हम सब यहाँ रहते हैं। आज भारत में लाखों समस्याएं हैं, जैसे 80 करोड़ लोग निर्धन हैं। करोड़ों लोगों को, या ठीक से कहें तो 5 से 10% को छोड़कर 90 से 95% लोगों के पास सम्मानजनक रोजगार नहीं है। प्रतिदिन हजारों माताओं बहनों के साथ दुष्कर्म होता है। प्रतिदिन लाखों गौवंश की निर्मम हत्या हो रही है। ऐसी लाखों समस्याएं हैं। इन समस्याओं को दूर करने के नाम पर सरकारें बनी हैं, संस्थाएं बनी हैं, फिर भी समस्याएं दूर नहीं हो रही हैं। सौभाग्य से भारत का प्रधानमंत्री ऐसा बन गया है जो चाहता है कि राम राज्य आए, भारत विश्व गुरु बने, भारत सबसे आगे हो जाए हर स्तर पर दुर्भाग्य से वह जो संविधान और अधिनियम के अनुसार शासन करता है, वह संविधान और अधिनियम ही इसलिए बनाया गया था जिससे भारत एक परतंत्र, निर्धन, दुर्बल देश बना रहे। भारत कभी स्वदेशी और सनातन स्वाभिमान के साथ आगे न बढ़ पाए, क्योंकि अधिकांश अधिनियम अंग्रेजों ने बनाया था जो आज भी चल रहा है। प्रधानमंत्री को एक ऐसा परम विद्वान व्यक्ति मिल जाता है। अब ये दोनों गुप्त रूप से एकांत में बैठक करते हैं। प्रधानमंत्री उसके सुझाव के अनुसार नियम, अधिनियम, व्यवस्था और नए संविधान का निर्माण करते हैं और अगले 5 वर्षों में भारत विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश बन जाता है, अर्थात यहाँ राम राज्य आ जाता है। अब यहाँ कोई निर्धन नहीं, कोई बेकार नहीं, कोई रोगी नहीं, कोई अनिष्ट बेईमान नहीं। अब यहाँ सबसे बड़ी समस्या यह हो रही है कि यह परम विद्वान व्यक्ति सुन तो सकता है किंतु बोल नहीं सकता। भगवान ने उसके मस्तिष्क की स्मृतियों में से सभी भाषाओं को मिटा दिया है। अब उसे कोई भी भाषा स्मरण नहीं है, अर्थात वो कोई भी भाषा बोल नहीं सकता, न ही कोई लिपि में लिख सकता है। अब आप गंभीरता से विचार कीजिए कि क्या ऐसे परम विद्वान अर्थात भगवान के बाद यदि धरती पर कोई महान ज्ञानी है तो यही है। यह विद्वान के रहने पर भी
इस देश को कुछ लाभ होगा? नहीं होगा। अर्थात मनुष्य तभी इस संसार देश के लिए उपयोगी हो सकता है जब उसके पास बोलने के लिए भाषा और लिखने के लिए कोई लिपि हो। अर्थात किसी भी देश के लिए भाषा सबसे महत्वपूर्ण है। अब यदि किसी के मन में यह प्रश्न उठे कि मातृभाषा को ही राष्ट्रभाषा क्यों बनाना चाहिए और सभी कार्य पत्राचार राष्ट्रभाषा में ही क्यों होना चाहिए, विदेशी भाषा में क्यों नहीं? इन दो प्रश्नों का उत्तर हम दो उदाहरण से ठीक से समझने का प्रयास करते हैं। पहला उदाहरण, पहले हमने जिस परम विद्वान का उल्लेख किया था उसे पुनः लाते हैं। मान लीजिए एक देश है पर्वत नगर। यहाँ के अधिकांश लोगों की मातृभाषा संस्कृत है। उस परम विद्वान को भी संस्कृत भाषा बोलना और लिखना आता है। इसके अतिरिक्त और कोई भाषा वह नहीं जानता है, अर्थात ज्ञान का भंडार संस्कृत भाषा में है। अब यदि पर्वत नगर के लोग अपने देश की राष्ट्रभाषा संस्कृत को बनाते हैं, यहाँ के सारे विद्यार्थियों को वह परम विद्वान व्यक्ति मात्र 1 वर्ष में ही सारे विषयों का विद्वान बना देता है, क्योंकि वह स्वयं संस्कृत जानता है और विद्यार्थी भी घर में, गांव, नगर में संस्कृत बोलते हैं, जिसके कारण उसे संस्कृत सीखने में कोई भी बाधा नहीं हुई। परंतु कल्पना करिए यदि उस परम विद्वान को अंग्रेजी भाषा ही आती, तब क्या होता? यहाँ 2 ही काम हो सकता है, या तो सारे विद्यार्थी अंग्रेजी भाषा सीख लें या उसके गुरु परम विद्वान व्यक्ति संस्कृत सीखें। ऐसे में उस देश में अंग्रेजी भाषा अपना ली जाती है। नौकरी के लिए अंग्रेजी आना अनिवार्य है। न्याय, सेना, सब तरह अंग्रेजी भाषा में ही काम होगा। अर्थात अब विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम से ही पढ़ना पड़ेगा। पर्वत नगर के लोगों के लिए अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है। यहाँ सब लोग संस्कृत जानते हैं। अब उस परम विद्वान को पढ़ाने के लिए बच्चों को अंग्रेजी भाषा सिखाना पड़ेगा। यदि वो अंग्रेजी थोड़ी सीख भी लेंगे तो संस्कृत की अपेक्षा अंग्रेजी में उसे समझने में 6 गुना अधिक समय लगेगा। वो भाषा सीखने में ही उलझकर रह जाएंगे, मुख्य विषय समझ ही नहीं पाएंगे ठीक से। अंग्रेजी एक भाषा है। इस भाषा को सीखने के बाद कोई भी व्यक्ति विद्वान नहीं बनता। उसे विषय का ज्ञान तभी होगा जब वह विषय को समझेगा। अर्थात भाषा केवल एक माध्यम है ज्ञान तक पहुंचने का। जो माध्यम हम जानते हैं, दिन भर व्यवहार करते हैं, उसी भाषा में हम सबसे पहले सबसे अच्छे ढंग से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। संसार के सारे वैज्ञानिक विद्वान इस बात से सहमत हैं। चीन 1949 में स्वतंत्र हुआ। चीन के अधिकांश लोगों की मातृभाषा चीनी है। चीन की सरकार ने स्वतंत्रता के बाद अंग्रेजी को पूरी तरह उखाड़ फेंका, क्योंकि हठपूर्वक ब्रिटेन ने अंग्रेजी लाद दिया था वहां पर। चीन ने चीनी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया और शुरू से उच्चतम शिक्षा तक सब कुछ चीनी भाषा में देना शुरू किया। सैन्य संस्थाओं, उद्योगों, वैज्ञानिक संस्थाओं, सब तरह चीनी भाषा का उपयोग शुरू कर दिया। परिणाम यह हुआ कि चीन आज बहुत आगे चला गया। यदि चीन में अंग्रेजी बनी रहती भारत की तरह, तो चीन कभी भी इतना आगे नहीं जाता। केवल चीन ही नहीं, जापान, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, नॉर्वे, स्पेन, नीदरलैंड, इन सभी विकसित देशों को देखें तो इन सभी देशों ने ऐसा ही किया है अपने देशों में। भारत में हिंदी राष्ट्रभाषा अधिनियम की आवश्यकता क्यों है? आज तथाकथित स्वतंत्रता के 76 वर्ष के बाद भी भारत में हजारों समस्याएं बनी हुई हैं। यदि 1947 में ही अंग्रेजी को भगा दिया होता, हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया होता और सब स्थान पर हिंदी को अपना लिया गया होता, तो निश्चित रूप से आज भारत विश्व का सबसे शक्तिशाली समृद्ध देश होता।
मान लीजिए सारी शिक्षा यदि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में कर दी जाए, यदि ऐसा हो जाए तो हमारे विद्यार्थियों को किसी भी विषय को समझने में अंग्रेजी की तुलना में 600% कम समय लगेगा। अर्थात समय बचेगा, पैसा बचेगा, ऊर्जा बचेगी और गांव-गांव से बड़े बड़े विद्वान निकलेंगे। यद्यपि सरकारी विद्यालयों में हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं में ही पढ़ाया जाता है, किंतु वहां 1% से भी कम शिक्षक हैं जो मन से पढ़ाते हैं। यही कारण है कि आज गांव-गांव में निजी विद्यालयों की बाढ़ सी आ गई है और इन विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाया जाता है। अर्थात यदि कोई निर्धन विद्यार्थी सरकारी विद्यालय में पढ़ता है तो उसे ठीक से पढ़ाया ही नहीं जाएगा। किसी तरह 12वीं तक पढ़ भी लेता है तो महाविद्यालयों में नामांकन नहीं करा पाता। यदि वो चिकित्सक बनना चाहे तो लाखों करोड़ों रुपए लगेंगे, अभियंता या इंजीनियर बनना चाहे तो लाखों करोड़ों रुपए चाहिए, प्रबंधन करना चाहे तो लाखों रुपए लगेंगे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षा हमेशा निःशुल्क ही मिलना चाहिए। अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाला विद्यार्थी भी सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी की तरह हो जाता है, कभी कभी तो उससे भी पीछे हो जाता है, क्योंकि वो अंग्रेजी के कारण विषयों को ठीक से समझ ही नहीं पाता और वह केवल तोता बनकर रह जाता है। ऐसे विद्यार्थी उच्च शिक्षा भी ले तो ये जीवन भर नकल ही करेंगे, कोई बड़ा शोध आविष्कार नहीं कर सकते हैं। आज भारत में लाखों वैज्ञानिक, अभियंता, चिकित्सक आदि हैं, परंतु इसमें 1% से भी कम ऐसे विद्यार्थी हैं जो सच में विद्वान हैं। हिंदी राष्ट्रभाषा अधिनियम के 5 प्रमुख प्रावधान। पहला, भारत के सभी ग्रामीणों नागरिकों को हिंदी भाषा पढ़ना और लिखना अनिवार्य रूप से आना चाहिए, चाहे कोई व्यक्ति तमिलनाडु, केरल का हो या गुजरात, असम, पश्चिम बंगाल का या बिहार, उत्तर प्रदेश का। इसे और विस्तार से समझते हैं। आज यदि कोई भारतीय हिंदी भाषा जानता है तो उसका काम चल सकता है, केवल दक्षिण भारत में समस्या आएगी। यदि कोई भारतीय अंग्रेजी भाषा जानता है तो उसका काम चलना बहुत कठिन है, क्योंकि केवल 1% ही भारतीय अंग्रेजी भाषा समझते हैं, जबकि 80% भारतीय हिंदी भाषा अच्छे से या टूटी फूटी समझ जाते हैं। अतः हर भारतीय को एक संपर्क भाषा आना ही चाहिए, या दूसरे शब्दों में कहें तो एक दूसरे को जोड़ने वाली भाषा। यह केवल हिंदी भाषा में ही संभव है। अतः हिंदी भाषा 140 करोड़ भारतीयों को अनिवार्य रूप से सीखना ही पड़ेगा। हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी सीखना बहुत सरल है, किंतु यदि कोई तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक आदि राज्यों में रहता हो तो वहां विद्यालयों में हिंदी भाषा का ज्ञान पहली कक्षा से ही दी जाएगी। महाविद्यालयों, विद्यालयों, विश्वविद्यालयों व अन्य सभी शिक्षण संस्थानों में हिंदी भाषा लिखना पढ़ना अनिवार्य रूप से सिखाया जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि कोई केरल या तमिलनाडु या अन्य अहिंदी राज्य का नागरिक है जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है, अब वो नौकरी या व्यापार करते हैं, या माताएं बहनें जो घरों में रहती हैं, इनको कैसे हिंदी सिखाई जाए। अब इसके लिए सरकार को हर गांव में एक हिंदी केंद्र खोलना होगा। इसमें 2 बड़े कक्षाएं होंगे, 2 शिक्षक होंगे, एक महिला और एक पुरुष। महिलाएं और पुरुषों को अलग अलग से पढ़ाया जाएगा। प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा ये लोग हिंदी भाषा सीखेंगे। 3 से 6 महीने में उनको हिंदी बोलना और लिखना आ जाएगा। तत्पश्चात उनकी प्रायोगिक परीक्षा होगी। उसमें उत्तीर्ण होने के बाद उनको हिंदी प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिनके पास हिंदी प्रमाण पत्र है उन्हीं को सरकारी सुविधाएं मिलेंगी। इससे परिणाम ये निकलेगा
कि हर भारतीय एक दूसरे को अपना भाई बहन समझने लगेगा। तमिलनाडु, केरल आदि के लोग भारी संख्या में उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा आदि राज्यों में घूमने आएंगे। यहाँ हिंदी भाषी राज्यों के लोग भारी संख्या में दक्षिण भारत घूमने जाएंगे। इससे देश में भारतीयता, राष्ट्रीयता की भावना बहुत अधिक बढ़ जाएगी। और दूसरा प्रावधान, भारत में बाल कक्षा नर्सरी से उच्चतम शिक्षा जैसे चिकित्सा, मेडिकल, अभियांत्रिकी, प्रबंधन आदि केवल हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं में दी जाएगी। अंग्रेजी में पढ़ाने पर 10 वर्ष का कारावास होगा। यदि ऐसा होता है तो विद्यार्थियों का 600% समय बचेगा। बच्चे ठीक ढंग से विषय को समझेंगे। जो उच्च शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से 6 वर्षों में दी जाती है वो मात्र 1 से 2 वर्षों में पूरी हो जाएगी। निर्धन विद्यार्थियों को भी सरलता से चिकित्सक, अभियंता बनाया जा सकेगा, जिससे समाज में असमानता दूर होगी, सब सुखी होंगे। कोई शिक्षक यदि अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाए या ऐसा विद्यालय आदि खोले तो उसे 10 वर्ष तक कारावास में बिताना होगा। तीसरा, भारत में सभी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय, अन्य शिक्षण संस्थानों को पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाएगा। भारत के सभी जिलों में एक विदेशी भाषा शिक्षण संस्थान खुलेंगे, जिसमें इच्छुक विद्यार्थी जापानी, चीनी, रसियन, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषा सीख सकते हैं। भारत के गांव-गांव में जितने भी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, उन सबको चेतावनी दी जाएगी कि 3 महीने के भीतर अपने विद्यालयों आदि में अंग्रेजी माध्यम को हटाकर हिंदी माध्यम या बांग्ला, तमिल आदि माध्यम में पढ़ाना शुरू कर दीजिए। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं या किसी कारण से विदेशी भाषा सीखना चाहते हैं, उनके लिए सभी जिलों में एक केंद्र खोला जाएगा। यहाँ केवल अंग्रेजी ही नहीं, अन्य विदेशी भाषाएं भी सीखा जा सकता है। चौथा, भारत के सभी विभागों, संस्थानों, कार्यालयों, उद्योगों आदि सभी स्थानों पर राष्ट्रभाषा हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं का प्रयोग होगा। नाम पट्टिका, सामानों आदि में एक भाषा हिंदी का प्रयोग अनिवार्य रूप से होगा। वर्तमान में आप चारों ओर दृष्टि डालें, सब तरफ अंग्रेजी ही दिखाई देगा, अतः इसे पूरी तरह बदल दिया जाएगा। सभी सरकारी, निजी कार्यालयों में सारे काम हिंदी में होंगे। संसद, विधानसभा में सारे काम हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं में होगा। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय व ग्राम कचहरी सब में सारे काम हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं में होगा। उच्चतम न्यायालय में केवल हिंदी भाषा का प्रयोग होगा। सेना में केवल हिंदी भाषा का प्रयोग होगा। पुलिस विभाग में सारे काम हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं में होगा। सभी राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्थानों में सारे शोध हिंदी भाषा में किया जाएगा। दूरदर्शन, टेलीविजन के सभी हिंदी भाषा के चैनलों पर शुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी का प्रयोग होगा बोलने और लिखने में, अर्थात हिंदी भाषा में उर्दू व अंग्रेजी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होगा। यह नियम सभी स्थानों पर लागू होगा, अर्थात हिंदी भाषा का अर्थ है शुद्ध हिंदी। सिनेमा में आज हम देखें तो हिंदी के नाम पर फिल्में बनती हैं, किंतु उसमें उर्दू, अंग्रेजी का प्रयोग अधिक होता है। कलाकारों के नाम आदि अंग्रेजी में लिखा होता है। इन सबको बदलना होगा। सेंसर बोर्ड में हिंदी विभाग के सदस्य होंगे। वे सभी फिल्मों को स्वयं देखेंगे और जहां भी अंग्रेजी, उर्दू का प्रयोग किया गया हो या तो उसे हटवाएंगे या हिंदी में करवाएंगे। कुछ शब्दों का हिंदी नाम अभी ठीक से किया ही नहीं गया है, जैसे टिकट आदि। इसे अपवाद रूप से बोला जा सकता है। इस समस्या को दूर करने के लिए हिंदी विभाग में एक विशेष समूह का गठन किया जाएगा जो ऐसे अंग्रेजी शब्दों का सरल से सरल हिंदी नामकरण करेंगे। सड़कों पर अनिवार्य रूप से सभी प्रतीकों, वाक्यों, नामों के लिए हिंदी का प्रयोग किया जाएगा। यदि आप केरल के किसी छोटे गांव में
भी किसी सड़क पर जाते हैं तो दूरी व नाम हिंदी भाषा में लिखा होगा, साथ में मलयालम का भी प्रयोग होगा। सभी सामानों औषधियों पर हिंदी में लिखा जाएगा अनिवार्य रूप से। दूसरी भाषा के रूप में अन्य भारतीय भाषाओं में भी लिखा जा सकता है। वर्तमान में अंग्रेजी ने यह स्थान ले रखी है, जिसके कारण हमारे देश के ग्राहक ठगे जाते हैं, उन्हें बहुत हानियां होती हैं। भारत के कोने कोने में घरों का नाम हो या दुकानों का, विद्यालयों का हो या अन्य सभी कार्यालयों का, सब स्थान पर अनिवार्य रूप से हिंदी भाषा में ही लिखना अनिवार्य होगा। हिंदी भाषा के अलावा दूसरी अन्य भारतीय भाषाओं का प्रयोग किया जा सकता है। भारत के सभी पुस्तकालयों के सभी पुस्तकों जो हिंदी में नहीं लिखी गई है, उसका अनुवाद हिंदी में किया जाएगा। यह काम हिंदी विभाग का पुस्तक उप विभाग करेगा। साथ ही हिंदी राष्ट्रभाषा अधिनियम लागू होने के बाद भारत में कोई भी व्यक्ति अंग्रेजी भाषा में पुस्तक तभी छपवा सकता है जब उस पुस्तक का पहले हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशन हो चुका हो। अर्थात अंग्रेजी में पुस्तक छापने से पहले हिंदी व अन्य कोई भी एक भारतीय भाषाओं में छपवाना पड़ेगा। भारत के सभी अंग्रेजी समाचार पत्रों, समाचार चैनलों को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। पूरे विश्व के सभी अंग्रेजी भाषी लोगों को यदि भारत के बारे में सूचना प्राप्त करनी हो अंग्रेजी में, इसके लिए केवल एक सरकारी अंग्रेजी समाचार चैनल होगा, डीडी न्यूज इंग्लिश। आज के सारे बड़े बड़े घराने, नेता, मंत्री अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ते हैं। अंग्रेजी में षड्यंत्र पूर्वक अंग्रेजियत का ही गुणगान होता है। भारत के साधारण लोगों की समस्या इसमें 9 के बराबर होती है, जिसके कारण भारत की समस्याएं दूर नहीं हो रही हैं। बड़े बड़े विज्ञापन भी इन्हीं को मिलता है। अतः देश की नीतियों में भारत की असली समस्या छूट जाती है। यदि हम एक एक विभागों पर बातें करेंगे तो कई दिन लग जाएंगे। अतः हम यही समझें कि हर विभाग कोने कोने से अंग्रेजी को मिटा देना है। 5वां, कोई भी व्यक्ति यदि राष्ट्रभाषा हिंदी का अपमान करता है तो उसे 15 वर्ष का कारावास होगा। हम जानते हैं कि भारत में कुछ भ्रष्ट, दुष्ट, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग भी हैं जो भारत का भला कभी नहीं चाहेंगे। अतः ये लोग हिंदी का विरोध कर सकते हैं। सरकार पूरी शक्ति लगाकर भारत के हर ग्रामीण नागरिकों को यह बताएगी कि राष्ट्रभाषा हिंदी के अपमान पर 15 वर्षों का कारावास होगा। अभी हम केवल 5 प्रावधानों की बात करते हैं और इस अधिनियम का प्रारूप तैयार करेंगे। उसके बाद इसे अपने अपने सांसदों को सौंपकर इसे लागू करवाने का दबाव डालेंगे। अब यह काम कोई भी अकेले नहीं कर सकता, अतः हमें मिलकर करना होगा। इसलिए आप सभी सच्चे देशभक्त सभी सनातनियों से आग्रह है कि वे अपना अपना सुझाव अवश्य दें। इस हिंदी राष्ट्रभाषा अधिनियम में और क्या क्या प्रावधान हो, इसके लिए हमें 7781832013 पर व्हाट्सएप करें 1 अक्टूबर 2023 से पहले। और आज यह संकल्प लें कि हमें हिंदी को राष्ट्रभाषा ही नहीं विश्व भाषा बनाना है, अर्थात विश्व के सारे देश संपर्क के लिए हिंदी भाषा को अपनाएं। सभी देशों में हिंदी शिक्षण संस्थाएं हो, नाम पट्टिकाएं हिंदी में भी लिखा जाए इत्यादि।